तो भाई मेरे से हो गया था एक कांड जिसकी वजह से मेरे को इंडिया भी जाना पड़ सकता था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई मेरे साथ हो गया था कांड जिसकी वजह से मेरे को इंडिया भी जाना पड़ सकता था। तो अब वो सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो गई, तो मैं सोचा एक उसके ऊपर पूरी वीडियो भी बना दूँ जिसमें मैं अपना आपको सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई थी और मैंने कैसे कैसे उन चीज़ों को ठीक करा कि आप लोग भी मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाओ। मतलब यार, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ ना, मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने एक एग्जाम यहाँ पे 3 बार फेल कर दिया था। तो जैसे कि आपको पता ही होता है, जर्मनी में अगर आप एक एग्जाम 3 बार फेल कर दो तो वो आपको कोर्स से बाहर निकाल देते हैं, और अगर आप एक बार कोर्स से बाहर निकल गए तो टेक्निकली आपका स्टूडेंट स्टेटस खत्म हो जाता है और फिर आपको इंडिया भी आना पड़ सकता है। तो यही मैं आपको सारी अपनी स्टोरी अनफोल्ड करूंगा। उसी साथ के साथ अगर ना जाने आपके साथ भी ऐसी कुछ चीजें हो जाए तो आप भी उन चीजों को कैसे टैकल कर सकते हो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यार मैं ना आपको अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ, उससे ही आपको मैक्सिमम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यार हुआ मेरे साथ ये था कि आपको जैसे पता ही है, जब मैं जर्मनी में आया था पिछले साल तो मैं लेट आया था। उसमें एक सब्जेक्ट था जो मैंने सिलेक्ट किया था, वो ऑनलाइन सब्जेक्ट था और ओपन बुक था। तो मैंने सोचा था कि ये ले लूंगा, अगर मैं जर्मनी लेट भी आया, क्लासेस नहीं भी अटेंड कर पाया, तो ये सब्जेक्ट क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से मैं एटलीस्ट इसके एग्जाम में तो बैठ सकता हूँ, मेरे पास कुछ तो नॉलेज होगी, मतलब कुछ तो तैयारी करी होगी इस एग्जाम के रिलेटेड। अब जब पहला सेमेस्टर के एग्जाम आए, वैसे ही लेट था, कुछ पढ़ाई करी नहीं थी, मैं चला गया और मैं फिर फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक एग्जाम यहाँ पे फेल कर दो ना, ये आपको ऑटोमेटिकली सेकंड सेमेस्टर के लिए उसे खुद ही रजिस्टर कर देती है। मतलब अगला सेकंड अटेम्प्ट के लिए ऑटोमेटिकली मैंडेटरी रजिस्टर हो जाते हैं। फिर जब नेक्स्ट समर सेमेस्टर आया था तो मैं घूमने फिरने निकल गया था। और मेरे को अभी भी याद है, जिस दिन ये एग्जाम था मेरा सेकंड अटेम्प्ट, मैंने सोचा था कि ओपन बुक है और वैसे भी मेरा ये नॉन मैंडेटरी एग्जाम था, तो मैं ज्यादा टेंशन ले नहीं रहा था इस एग्जाम के लिए। मैं शायद कहीं स्पेन था या कहीं घूम के आ रहा था। मैंने कहा अगर ओपन बुक है, पास हो गए ठीक है, नहीं हुए तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट सब्जेक्ट ढूंढ चुका था जो मेरे को इसकी जगह करना था ECTS लेने के लिए। तो मैं सेकंड अटेम्प्ट दिया था, वहां पे भी ऐसे ही मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने कुछ तैयारी करी नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा होता है कि ओपन बुक होते हैं, मतलब ओपन बुक ये नहीं है कि बहुत ही आसान है आप पास हो जाओगे। ओपन बुक भी कभी कभार इतने मुश्किल आ जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर क्वेश्चन ही इस हिसाब से बनाता है कि बंदा ओपन बुक के बावजूद ढंग से अच्छे नंबर लेके पास नहीं हो पाता, या बहुत बच्चे फेल भी हो जाते हैं। वही हुआ मेरे साथ कि भाई सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। उसके बाद जब पिछला सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर आ गया था, फिर मेरे भूल ही गया था यार ये सब्जेक्ट है भी मेरे पास, और इतनी ज्यादा मैंने इसके लिए ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, मेरे को इन्होंने थर्ड सेमेस्टर के लिए भी ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर दिया था। मैं ऑलरेडी ऑल्टरनेट सब्जेक्ट ढूंढ चुका था। तो जब इसका एग्जाम आया था तो मैं शायद तब पोलैंड घूम रहा था, तो मैंने ये एग्जाम दिया ही नहीं, मतलब मैं अपेयर ही नहीं किया थर्ड अटेम्प्ट के लिए। मैंने सोचा था जब ये सब्जेक्ट देना ही नहीं तो एग्जाम भी क्या देना, थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैं घूम रहा था। और मैंने कहा चलो भाई आके ऑल्टरनेट सब्जेक्ट तो ढूंढ ही चुका हूँ, इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं क्योंकि नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे फिर मैंने वो एग्जाम ही नहीं दिया था थर्ड अटेम्प्ट, और मेरी एब्सेंट लग गई थी। अब यहाँ पे भी क्या होता है, अगर आपकी एब्सेंट लग गई है, आप मतलब कोई एग्जाम नहीं देने जा रहे हो और उसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, जैसे आप बीमार हो गए या आप सेमेस्टर अब्रॉड जा रहे हो या कोई और वैलिड रीजन नहीं है वो एग्जाम स्किप आउट करने का, तो आपको वो फेल कर देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं बस ऐसे ही छुट्टी मार ली थी या तो मेरी एब्सेंट लग गई और मेरा थर्ड अटेम्प्ट भी उन्होंने फेल कर दिया। अब मेरे साथ हुआ ये था कि इस सब्जेक्ट के ना मार्क्स थोड़े लेट डिक्लेयर होते हैं। सो मेरा अप्रैल एंड में मैं अपने क्लास लगा रहा था, नेक्स्ट सेमेस्टर अपना चल रहा था, मेरा एकदम ना अपडेट आया कि इस वाले सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेट हो गया। अब मेरे को पता ही है जब मैं आखिरी बार ये एग्जाम देने ही नहीं गया तो मेरी एब्सेंट ही लगेगी। तब भी मैं सोचा चलो कोई नहीं, एक बार देख लेता हूँ पोर्टल खोल के अपना जो स्टूडेंट पोर्टल होता है कि क्या हुआ। अब भाई जब वहां पे मैंने अपना स्टूडेंट पोर्टल खोला ना, वहां पे आ गया कि ये वाले सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेट हो गए। और वहां पे मेरा क्या हुआ, क्योंकि ये 3 बार सब्जेक्ट्स के मार्क अपडेट हो गए, मैं 3 बार फेल हो गया, तो मेरी जो ग्रेड है ना वो ऑटोमेटिकली हो गया 5.0। अब मैंने कहा यार ये क्या हो गया है, मतलब मेरे को कुछ खटखटाई बात। मैंने कहा 5.0 तो ऐसे एकदम होना नहीं चाहिए। सो मैंने वहां पे क्या किया, मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करी। अब जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करी वहां पे भी 5.0 आ गया और साथ के लिख के आ गया इरवोकैबुलरी फेल। अब पहले तो भाई मैं इसका मतलब पढ़ूं कि ये है क्या, फिर मतलब देखा लिखा हुआ है कि भाई बंदा परमानेंटली फेल हो गया है। तो उसके बाद ना मेरा एक और स्टूडेंट पोर्टल में ना हमारा एक सेक्शन होता है जिसमें हमारा एग्जामिनेशन वर्जन बताते हैं। एग्जामिनेशन वर्जन क्या होता है, मतलब उस टाइम का आपके कोर्स का क्या करिकुलम है। तो वहां पे भी मेरा ना लिख के आ गया एग्जाम इंटाइटलमेंट लॉस। तो फिर वहां पे हो गया कि भाई ये क्या सारी बकचोदी होगी। फिर मेरी वहां पे थोड़ी फट गई, अगर मैं आपको सच बताऊं कि भाई मैं तो, क्योंकि नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट है, मैं तो ये सोच के बैठा था कि नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इतनी कोई टेंशन की बात है नहीं, बाद की बाद में देखी जाएगी। वहां पे मेरे साथ थोड़ा हो गया कि भाई ये क्या हो गया। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, तो दोस्तों ने भी मेरे को यही कहा कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तू क्या अगर अपने ना प्रूफ ऑफ एग्जाम में और साथ के साथ कोऑर्डिनेटर को एक ईमेल लिख दे अभी की अभी कि मेरे पोर्टल में एकदम ऐसा चेंज हो गया, मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए। तो प्रूफ ऑफ एग्जाम ना यहाँ के एग्जामिनेशन पूरी बॉडी होती है जो सारे एग्जामिनेशन डिसीजन लेती है। तो उसमें भी क्या होता है, आपको ना एक टीचर अलॉट कर देते हैं हर वक्त जो आपके कोर्स की सारी एग्जामिनेशन क्वेरीज हैंडल करेगा। तो फिर मैंने उन्हें ईमेल लिखा कि मेरे पोर्टल में ऐसा ऐसा हो गया 5.0, और साथ के साथ मैंने कोऑर्डिनेटर को भी लिख दिया। अब वहां पे क्या हुआ, मेरे पास एकदम रिप्लाई आ गया मेरी प्रूफ ऑफ एग्जाम वाली मैम का कि मेरे से कल आके ऑफिस में मिलो। मैं तो भाई ऑफिस में बुला रही है तो कुछ लंबा मोटा सीन ना हो जाए।
तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार जाके देख लेंगे, क्योंकि मेरे को इतना तो था कि नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट में इतनी कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। फिर क्या हुआ, जब मैं अगले दिन जब मैं प्रूफ एग्जाम वाली मैम के पास जा रहा था, उसी सेकंड ना मेरे कोऑर्डिनेटर का भी रिप्लाई आया। वो कहता कि अगर तुम्हारी डिग्री में 5.0 आ गया, टेक्निकली तुम फेल कर गए हो, तुम मतलब डिग्री नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो थैंक यू फॉर योर सर्विस। अब थैंक यू फॉर योर सर्विस तो मैंने डाला है मतलब, बट उसका कहने का मतलब यही था कि 5.0 आ गया तो आप डिग्री अब नहीं कंटिन्यू कर सकते आगे। तो भाई वहां पे मेरी फट गई थोड़ी। मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट हो। क्योंकि यार देखो अब ऐसा होता है ना, अब बंदा यहाँ पे आके सोचता है कि भाई क्या पता इस रीजन से इंडिया जाना पड़े। अब उसने से ये वाला नहीं सोचा था कि इस वजह से वापस जाना पड़ेगा। और फिर जब मैं अपनी प्रूफ एग्जाम वाली मैम के पास गया, उन्होंने कहा क्योंकि आप एक सब्जेक्ट 3 बार फेल कर चुके हो, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपको फेल कर दिया, आपकी डिग्री 5.0 हो गई है। तो भाई वहां पे फिर मैंने पूछा मैम से कि क्या ऑप्शन है भाई, बताओ मेरे को, क्योंकि मैं तो नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट है मेरा। उन्होंने कहा था कि आप एक ईमेल लिख सकते हो प्रूफिंग आपशूज को। और प्रूफिंग आपशूज क्या, प्रूफिंग आपशूज एक काउंसिल एग्जामिनेशन, तो वो एक मैनुअल डिसीजन लेगा आपकी अपील के ऊपर कि आपका ये कोर्स हटा देना चाहिए और इसकी जगह कुछ और डालना चाहिए, क्या होएगा मतलब कि आप दोबारा स्टूडेंट स्टेटस आपका रीइंस्टेट हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारा डिसीजन आपका प्रूफिंग आपशूज लेगा। सो आपको एक प्रूफिंग आपशूज को एक लेटर लिखना है। मेरे केस में था कि फिजिकल लेटर लिखना, ईमेल भी नहीं लिखनी। मैं जब वापस आया, अब मेरे को इतना था कि मेरे को इतनी रिसर्च करी हुई थी मैंने कि अपनी मॉड्यूल हैंडबुक पढ़ी हुई थी, जिसमें मेरे को लिखा हुआ था वहाँ पे अनटिल एंड अनलेस कोई मैंडेटरी सब्जेक्ट है या उस मॉड्यूल के सारे सब्जेक्ट एग्जॉस्ट हो गए हो, तब तक वो आपको एक्स मैट्रिकुलेट नहीं करेगी, मतलब आपको कोर्स से नहीं निकालेगी। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था और मैं जितनी मैंने अपनी मॉड्यूल हैंडबुक पढ़ी हुई थी, जितने मैंने रिसर्च करी थी, वो सारा एक अच्छा लेटर लिखा, प्ली करी कि भाई ये कोर्स हटा दो, मेरा सेमेस्टर अब्रॉड भी है, मेरे को आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें करनी होती है। तो फिर ये जब मैंने पूरा लेटर ड्राफ्ट किया था, तो भाई फिर अगले दिन जब मैं अपना प्रूफिंग आर्म्स में ये लेटर सबमिट करने गया, मैंने अपना ये लेटर सबमिट किया, तो वहां से मेरे को फिर मोस्ट जर्मन रिप्लाई आया कि आपको 8 से 14 डेज वेट करना पड़ेगा, मतलब 1 से 2 हफ्ते आपका एग्जामिनेशन काउंसिल, क्योंकि एक मैनुअल डिसीजन लेगी। बट फिर जब 1 हफ्ते बाद रिप्लाई आया, तो यही था कि उन्होंने आपकी प्ली अप्रूव कर दी है और आपका सारा स्टूडेंट स्टेटस रीइंस्टेट कर दिया। मतलब यहाँ पे तो मेरी हैप्पी एंडिंग होगी कि भाई मेरा स्टूडेंट स्टेटस रीइंस्टेट हो गया, मैं दोबारा स्टूडेंट हो गया, मेरे को यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, मैं अपनी सारी चीजें दोबारा नॉर्मली कंटिन्यू कर सकता था। अब मेरी गलतियों से क्या सीख सकते हो? सबसे पहली बात तो यार देखो, जो मैं कह सकता हूँ वो है कि आपको अपने कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, अपनी मॉड्यूल हैंडबुक को अच्छी तरह पढ़ना जिस कोर्स में आप जा रहे हो, और साथ के साथ इतनी नॉलेज ले लेना कि आपको पता हो कि आपकी कोर्स की फंक्शनैलिटी कैसे होती है, क्योंकि सारे कोर्स ना यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फंक्शन करते हैं। वो आपको कोर्स की फंक्शनैलिटी आपकी मॉड्यूल हैंडबुक से भी सारी पता चल जाती है, मतलब आपके फ्रेंड सीनियर बता देते हैं कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। बट इन चीजों में ना बी अ बिट प्रोएक्टिव, और ऐसी भी चीजों में ना मतलब थोड़ा स्लैक ऑफ ना कर जाओ, जैसे मैं किया था। डोंट बी लाइक मी इन दिस सिचुएशन, लाइक क्योंकि इवन दो मैं कॉन्फिडेंट था कि यार मेरे फेवर में ही जाएगी, बट एक सेंस ऑफ एंशियसनेस होती है ना कि यार वही बात है, उड़ता तीर ले लिया, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, वही वाली बात है, जिंदगी ने मजे लेने थे, किसी तरीके से भी ले लेती है, तो वही सिचुएशन हो जाती है। बट स्टिल वो एक जो थोड़ा एक ड्यूरेशन होता है उसमें एंशियसनेस और ये सारी चीजें होती है ना कि भाई बंदा यही वाली चीजें क्यों डील करे। तो इन चीजों में बी बिट प्रोएक्टिव, डोंट स्लैक ऑफ, क्योंकि एक टाइम आता है कि सारे बंदे सोचते हैं यार अब ठीक है ना, एक नॉर्मली अब यहाँ पे जिंदगी चल रही है, तो इन चीजों में बंदा ऐसी स्लैक ऑफ वाली गलतियां कर लेता है। सो मेक श्योर कि आप ऐसी गलतियां ना करो। बट अब आता है बात मेन कि सपोज आप मेरी सिचुएशन में ही हो कि आप यहाँ पे फेल हो गए 3 बार, तो आप क्या कर सकते हो? मतलब आप अगर आप यहाँ पे फेल हो गए 3 बार या आपको कोर्स से बाहर निकाल दिया किसी रीजन से, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? तो फिर उसके ऑल्टरनेट क्या है? देखो अब सबसे पहले तो ना मैं आपको बताऊं, अगर तो आपका नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट है तो आपको मेरी तरह एक प्रूफिंग आपशूज को ईमेल लिखनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट है, मैं ऑलरेडी रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट ढूंढ चुका हूं, तो उसे एक्सचेंज कर दो। बट अगर आपका नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है, आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है, फिर क्या कर सकते हो आप? क्योंकि उसमें तो आपको 3 बारी में पास करना पड़ेगा। अगर आप 3 बारी में पास नहीं कर पाए तो आपको तो वो, क्योंकि फिर वो ही एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है जिसके बिना आपकी वो डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकती, और अगर वो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकती तो आपका डिग्री कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो आपका स्टूडेंट स्टेटस तो हटा देंगे। तो इसमें क्या कर सकते हो? तो इसमें भी आपको ना एक प्रूफिंग आपशूज को लेटर लिखना पड़ेगा, उसमें अपनी पूरी अपील करनी पड़ेगी कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे यही सब्जेक्ट रह गए जिसकी वजह से मेरी डिग्री नहीं हुई, बाकी सारी ईसीटीएस कंप्लीट कर चुका हूँ, यही एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से मेरा डिग्री फंसी हुई है, और अपनी पूरी मतलब जितनी भी आप चीजें और ऐड करना चाहो, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक आपको स्पेशल प्रोविजन मिलती है। ये कहीं लिखा नहीं होता, ये आपको कहीं डायरेक्टली मिलेगा भी नहीं, बट उस केसेस में प्रूफिंग आपशूज क्या करते हैं कि आपको स्पेशल चांस देते हैं, जिसे हम कहते हैं 4th चांस। वो फाइनल चांस होता है, उसको तो आपको बाय हुक एंड क्रुक पास करना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर पाओगे फिर आपका सच्ची में थैंक यू फॉर योर सर्विस हो जाएगा। और 4th चांस की एक स्पेशलिटी ये होती है कि कभी कभार ना कुछ यूनिवर्सिटीज फॉर्मेट चेंज कर देती है, क्योंकि स्पेशल चांस है। सो कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है
कि रादर देन अगर आपका एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन थी उसकी जगह आप ओरल एग्जामिनेशन दे दो या कोई और वे ऑफ एग्जामिनेशन, वो सारे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोर्स टू कोर्स मैटर करता है। बट हाँ ये होता है कि इन द वर्स्ट केस आपको एक फोर्थ चांस भी मिल सकता है इन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। ये एक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो डर जाते हैं सेकेंड अटेम्प्ट के बाद ही अगर सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हो जाए कि भाई अब हम कैसे करें थर्ड अटेम्प्ट, तो ऐसे डरो ना, एक फोर्थ अटेम्प्ट भी मिल जाता है। सपोज अगर आप कोर्स से बाहर ही निकल गए, आपका हो ही गया, मतलब आप इस कोर्स को कंटिन्यू ही नहीं कर सकते और आप जर्मनी में भी रहना चाहते हो, फिर क्या ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं आपके साथ वो सारी चीजें बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आप जर्मनी में ही अपनी बाकी की जिंदगी कंटिन्यू कर सकते हो। तो यार उसके भी ना कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला ऑप्शन तो है कि आप उसी यूनिवर्सिटी में कोई दूसरा कोर्स ढूंढ लो। अब मेरी यूनिवर्सिटी में भी ये बहुत कॉमन है, अब मेरे भी बहुत दोस्त करते हैं। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, हमारे ना यहाँ पे डेटा साइंस है, एफएयू में बहुत फेमस है, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो उसमें ना 3 सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं और वो 3 सब्जेक्ट्स मैंडेटरी ना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो वो निकालना ना मुश्किल हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट में ना फेल हो रहे हैं, 2 बार फेल हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो थर्ड अटेम्प्ट देंगे ही नहीं। और ये इन जनरल भी बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, वो 2 अटेम्प्ट के बाद ही अपनी नई या कोर्स या नया यूनिवर्सिटी ढूंढने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो अब जैसे कोई डेटा साइंस का स्टूडेंट है ना, तो वो बाकी कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर देखने लग जाएगा जो सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल एआई हो गया या मेरा आईआईएस हो गया। अब जैसे अगर मैं आपको अपना आईआईएस का एग्जांपल दूं, मेरा जो आईआईएस है ना उसके सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं डेटा साइंस से, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट ओवरलैप करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं आईबीएस जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। तो मैं इन तीनों कोर्सेज में अप्लाई कर सकता हूँ। तो इनमें क्या होता है, फिर आप एक सिमिलर कोर्स ढूंढते हो और फिर उनके पास जाके उनके कोऑर्डिनेटर से बात करते हो, उनको अपना केस बताते हो, एज अ हायर सेमेस्टर एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, फिर वो आपको अंदर ही अंदर जब एडमिशन मिल जाती है। इस स्टेप का बेस्ट फायदा ये है कि ना आपके ईसीटीएस बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाती है। अब देखो, अगर आपने फॉर एग्जांपल जो आप पहले कोर्स कर रहे थे उसमें 60 ईसीटीएस ऑलरेडी कर रहे हो, तो आपके 40 या 50 अगर ईसीटीएस ट्रांसफर हो सकते हैं तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये होता है, जब आपके ईसीटीएस ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर आप एज अ न्यू डिग्री, आपकी जो न्यू डिग्री होगी आप उसमें स्टडी कर रहे हो और पुराने वाले जितने भी मैचिंग ईसीटीएस होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, वो थर्ड अटेम्प्ट का वेट ही नहीं करते, वो सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही नया यूनिवर्सिटी या नया कोर्स ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है फिर आपके पास ना कोई विंडो नहीं होती। अगर मैं इसमें आपको अपना केस दूं, तो मेरे साथ हुआ ये था कि ये सारा सिचुएशन हुई थी अप्रैल एंड में हुई थी। अब इसमें ये था कि एक टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरे पास ऑलरेडी इस सेमेस्टर का, समर सेमेस्टर का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एंड सारी चीजें थी, मैं एग्जाम नहीं दे सकता था, मेरी एग्जाम एंटाइटलमेंट लॉस्ट हो गई थी। स्टिल मेरे पास एक स्टूडेंट स्टेटस था अप टू दिस सेमेस्टर, मतलब 30 सितंबर तक मेरे पास एक स्टूडेंट स्टेटस था। मैं तब तक जर्मनी में रह सकता था, काम भी कर सकता था, सारी चीजें कर सकता था। तो उस ड्यूरेशन के अंदर ही अगर मेरे को कुछ स्टेप्स लेने थे तो ये लेने पड़ते। और अगर मैं 30 सितंबर के बाद कुछ नहीं ढूंढ पाता जैसे, तो उसमें क्या होता है, फिर मैं फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर से काम जॉब भी नहीं कर सकता, मेरे को ऑसलैंडर behörde को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने स्टेटस के बारे में। तो ये सारी चीजें लीगल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो इसमें यही एक फायदा होता है स्टूडेंट्स का, वो थर्ड अटेम्प्ट का वेट नहीं करते, वो सेकंड अटेम्प्ट से ही अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास फिर टाइम ज्यादा हो जाता है। अगर सपोज करो मेरा आंसर है वो मेरे फेवरेबल में नहीं आता, तो मेरे पास एक टाइम लिमिट थी, तो कुछ स्टूडेंट जो सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही नई यूनिवर्सिटी ढूंढने लग जाते हैं, उनके पास ऐसा चाहिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। और सेकंड स्टेप भी यही आता है कि आप सेम कोर्स ढूंढते हो बट दूसरी यूनिवर्सिटी में। अब यार देखो, ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है ना, क्योंकि इसमें आप टेक्निकली हायर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, तो कोई सेट तरीका नहीं होता अप्लाई करने का। तो इन केसेस में आपको क्या करना होता है, आपको उस कोर्स का कोऑर्डिनेटर और उस यूनिवर्सिटी के, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उनके एग्जामिनेशन ऑफिस और एडमिशन ऑफिस है ना, कॉन्टिन्यूस इन टच में रहना पड़ता है, उनको मेल्स करते रहो फॉरवर्ड, क्योंकि आप हायर सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे होते हो। तो हायर सेमेस्टर का अप्लाई करने का थोड़ा तरीका ये होता है। जब आप सेम कोर्स दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, उसका भी यही फायदा होता है कि आपका ईसीटीएस ट्रांसफर हो जाता है और फिर आपको सारी चीजें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नहीं करनी पड़ती। अब जो अगला थर्ड वे है करने का, वो ये है कि भाई आप नया कोर्स ही ढूंढते हो, आप फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ही अप्लाई करते हो, उसमें आप सारी एप्लीकेशन ही नई सिरे से करते हो। मतलब वही एप्लीकेशन जो आपने इंडिया में अप्लाई करी थी जर्मनी आने के लिए, अब आप सेम एप्लीकेशन दोबारा अप्लाई करते हो किसी और कोर्स में या किसी और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। अब इसका प्रोसेस सारा वही होता है जैसे इंडिया में आप सारी चीजें अप्लाई करते थे। तो ये भी एक स्टेप होता है जो बहुत स्टूडेंट्स लेते हैं यहाँ पे, जिनको होता है कि भाई अब हम ये वाला कोर्स या ये वाली फील्ड फॉलो ही नहीं कर सकते, हमने अपनी फील्ड भी चेंज करनी पड़ती है। इस वे के भी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, बट हाँ ये एक वे है। एक जो फोर्थ तरीका है वो ये है कि भाई यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना थोड़ा ईजी होता है, और वो कहते हैं हमने जर्मनी में तो रहना ही है, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी जितनी भी फर्दर
एजुकेशन होती है वो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करते हैं। ऑफकोर्स जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं आपको अपनी ट्यूशन फीस एंड बाकी सारी चीजें इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, बट हाँ यहाँ पे ये है, ये स्टूडेंट्स लेते हैं ये मेथड। उसके बाद जो एक और स्टेप है वो थोड़ा अलग है, वो स्टडीज से रिलेटेड नहीं है। वो क्या है कि स्टूडेंट्स ना यहाँ पे अपना वीजा स्टेटस ही चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे वो अपनी एक फुल टाइम जॉब ढूंढ लेते हैं। तो जब उन्हें एक फुल टाइम जॉब मिल जाती है तो वो अपना स्टूडेंट स्टेटस फ्रॉम स्टूडेंट वीजा वर्क वीजा या ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। ये वाला जो स्टेप है ना ये इन जनरल वैसे ही बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जैसे अपनी मास्टर्स करने आए फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, उन्हें कोई फुल टाइम जॉब मिल गई तो वो अपनी मास्टर्स ही छोड़ देंगे और वो डायरेक्टली वर्क करने लग जाएंगे, क्योंकि वो इन दी एंड वर्क ही ढूंढने आए थे। और अगर उन्हें अच्छी पे मिल रही है विद बैचलर्स डिग्री तो वो क्या सोचते हैं कि भाई अब क्या पढ़ना, नौकरी ढूंढने आए थे तभी पढ़ रहे थे, अब नौकरी अच्छी मिल गई, पैसा अच्छा मिल गया तो भाई मैंने वैसे ही पढ़ना नहीं है तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। तो ये भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप भी ये एक चीज देख सकते हो। इन दी एंड मैं आपको यही बोल लूंगा, बी अ बिट प्रोएक्टिव, होप कि आपके साथ ऐसी चीजें हो ही ना। और अगर सपोज आपके साथ ऐसी कोई चीजें हो भी जाए तो डोंट पैनिक, सारे अपने पॉसिबल ऑप्शंस को वेइ इन करो, सारी अपनी जितनी भी आपकी रिसोर्सेज है उसे यूटिलाइज करो, ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर यू और बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक एवरीथिंग राइट फॉर यू। सो गाइस यार ये तो थी वीडियो जिसमें मैंने अपनी स्टोरी बताई। अगर तो आपको ये स्टोरी सुनने में मजा आया है या आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो, सो डू लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैंने ये भी सोचा कि ऐसी और अनऑर्थोडॉक्स वीडियोस आपके साथ लेके आता रहूंगा जिसके बारे में कोई ज्यादा बताता नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर ये एक वीडियो किसी भी एक बंदे की हेल्प कर दे तो उसकी टेक्निकली यहाँ पे लाइफ चेंज हो सकती है। सो आई विल ट्राई टू मेक दिस काइंड ऑफ मोर अनऑर्थोडॉक्स वीडियोस इन फ्यूचर, बट स्टिल अगर आपके पास कोई सजेशन है, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड एक और चीज, मेरी जैसे एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसमें एक मेरे पास व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अब तक वो ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके जैसे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स हो तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिलकर अपनी हेल्प करते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो भी ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक और चीज थी जो मेरे से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि आपने 500 डे वाली वीडियो में अपना बताया था कि आप सेमेस्टर अब्रॉड लगाने जा रहे हो, तो वो कहाँ जा रहे हो? तो मैं जा रहा हूँ मैड्रिड स्पेन में, जो मेरा अपकमिंग नेक्स्ट विंटर सेमेस्टर है। सो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे ऐसे इरेस्मस प्रोग्राम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, इरेस्मस सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए ज्वाइन कर सकते हो, कैसे स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हो, ये सारी वीडियोस। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप जर्मनी में आने के बाद भी एक और नई कंट्री का एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अलाउ करता है। तो अगर आपको वो भी जानना चाहते हो, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस टिल नेक्स्ट टाइम, चाओ बिस्बाल चूस।